चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय। आज हमारा प्रथम क्लास छत्तीसगढ़ के भूगोल के संदर्भ में, और यह क्लास आपको 2023 के पश्चात या 2023 और 2023 में, है ना, 2023 या इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2013 और इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में ये आपके लिए बहुत बहुत आईएमपी होने वाला है, क्योंकि ये पूरा अपडेट हो करके या अप टू डेट आप कह सकते हो, अपडेट हो करके ये क्लासेस हम जो है अरेंज कराने जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी क्लास आपको अभी यूट्यूब पर फ्री में लाइव उपलब्ध होने वाला है, और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ और जो क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, ये रिकॉर्डेड क्लास आपको IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी जाएं और IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज की क्लास जो है प्रारंभ करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक स्थिति है और विस्तार ये कैसा है। लेकिन इसको जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। मूल रूप से हम देखें तो भारत के मध्य पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना भारत देश है, भारत देश के मध्य में, और मध्य के साथ ही साथ आप देख रहे हैं इसका झुकाव थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर है। ये छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, और छत्तीसगढ़ आपको ये भी देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य के साथ थोड़ा पूर्वी दिशा की ओर ये इसका झुकाव है। इसी नाम से भारत का मध्य पूर्व कह देते हैं इसको। हम लोग क्या कहते हैं? इंडिया का मध्य पूर्व, भारत का मध्य पूर्व। एक एक बात को आप लोग ध्यान में रखना, सब इंपॉर्टेंट है ना। तो छत्तीसगढ़ का झुकाव हम इस किस दिशा में कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में और पूर्व दिशा की ओर इसका झुकाव है, या पूर्व भाग में इसका अवस्थिति है। इस प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश, इसका जो मातृ राज्य है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से किस दिशा में है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश का ये दक्षिण है, ये साउथ है ना, और ये कौन सा दिशा है? ईस्ट यानी पूर्व। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में किस दिशा में है? साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में दक्षिण पूर्व दिशा में है। और सेंट्रल ईस्ट के संदर्भ में अगर पूछा जाए, भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की अवस्थिति क्या है, तो सेंट्रल ईस्ट कहिएगा मध्य पूर्व दिशा में, और मध्य प्रदेश की कंडीशन में अगर पूछा जाए तो दक्षिण पूर्व कहिएगा। ठीक है, दोनों बात किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक स्पष्ट हो गया होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप ध्यान में रखेंगे, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ के अवस्थिति होने के कारण ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा गया है। तो ये बात आईएमपी है, याद रखने लायक है। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है, और पूर्वांचल की संज्ञा दी गई है। क्यों संज्ञा दी गई है? क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में स्थित है मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़ राज्य जो है ना, भौगोलिक क्षेत्र से या भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जो मध्य प्रदेश आपको नजर आ रहा है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का सीजी छत्तीसगढ़ हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश का लगभग 30.48% एरिया को कवर करता है। तो ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है कि मध्य प्रदेश का, अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल को कवर करता है? तो आप कहेंगे 30.48%। इस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश आपको जो नजर आ रहा है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आप सबको पता है 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। राज्योत्सव भी इसी दौरान होता है प्रदेश में, है ना। इस प्रकार से अगर क्रम के दृष्टिकोण से देखें, क्रम ऑर्डर देखें, कौन से क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अपने मातृ राज्य से अलग होकर के भारत संघ का 26 नंबर का, कौन से क्रम? 26वें क्रम का राज्य बना। 26वें क्रम का राज्य बना।
भारत संघ के कौन से नंबर का राज्य बना? 26वें क्रम का राज्य बना। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो ये कि छत्तीसगढ़ की जो आकृति है ये कैसा दिखता है, कैसे सादृश्य दिखता है? तो समुद्री घोड़ा सी हार्स की तरह ये जो है नजर आता है। तो ये प्रश्न अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सी हॉर्स के तरह यह दिखाई देता है ना, सी हॉर्स। सी हॉर्स इसको हम समुद्री घोड़ा कह देते हैं, या सी हॉर्स समुद्री घोड़ा के समान ही जो है नजर आता है ना। अच्छा, तीसरा प्रश्न ये कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कैपिटल क्या है? पहले क्या थी? रायपुर थी, फिर रायपुर के बाद नया रायपुर हुआ, और नया रायपुर के बाद अटल नगर, और वर्तमान में हम देखें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहलाती है नवा रायपुर अटल नगर, नवा रायपुर अटल नगर। तो ये बात आप लोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले क्या थी? रायपुर, फिर नया रायपुर के पश्चात फिर अटल नगर हुआ, और अटल नगर के पश्चात अब हम देखते हैं नवा रायपुर अटल नगर के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ की राजधानी। तीसरा जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वो ये कि छत्तीसगढ़ को हम रामायण काल और प्राचीन काल में किस नाम से पुकारते थे? रामायण काल और प्राचीन काल में हम इसे किस नाम से पुकारते थे? तो इसका नाम हम देखें, छत्तीसगढ़ का नाम देखें, दो दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। पौराणिक दृष्टिकोण से हम रामायण काल को देख लेते हैं, रामायण काल में, और एक एंशियंट प्राचीन काल में, है ना। तो रामायण काल में हम देखते हैं, रामायण काल में इसे दक्षिण कौशल कहा गया है। रामायण काल में इसे कहा गया है दक्षिण कौशल, याद रखिएगा, रामायण काल में इसे कहा गया है दक्षिण कौशल। वहीं अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में इसे चेदिसगढ़ कहा गया है, चेदिसगढ़। अब इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम दक्षिण कौशल की बात करें तो दक्षिण कौशल क्यों कहा गया होगा भाई? विंध्याचल पर्वत का दक्षिण भाग होने के कारण, विंध्याचल पर्वत का दक्षिण भाग होने के कारण इसे क्या कहा गया? दक्षिण कौशल कहा गया। दूसरी बात ये कि राजा दशरथ की जो रानी हैं जिनका नाम है कौशल्या, तो कौशल्या जो है दक्षिण कौशल की रानी थी, है ना। और ये प्रमाण हमको पौराणिक कथाओं में मिलती है। रामायण क्या है? पौराणिक कथाओं से संबंधित है। इस नाम से दक्षिण कौशल के संदर्भ में हम ये जानते हैं कि दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित राजा दशरथ की जो रानी कौशल्या हैं वो दक्षिण कौशल की रानी थी। इस संदर्भ में हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं। वहीं हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में राय बहादुर हीरालाल जी के अनुसार, राय बहादुर हीरालाल, ये नाम आप लोग याद रखना। सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को चेदिसगढ़ कहा जाता है, लेकिन किसके लेख के अनुसार? जो तो हम स्पेशली हम लोग बात करते हैं चेदिस वंशी राजाओं के शासन के कारण हम इसे कालांतर में चेदिसगढ़, और चेदिसगढ़ का अपभ्रंश क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। चेदिसगढ़ का अपभ्रंश आगे चल करके हम चेदिसगढ़, चेदी महाजनपद था, है ना। चेदी क्या था? महाजनपद था, महाजनपद। और चेदी महाजनपद के नाम से इस पूरे एरिया को, दक्षिण कौशल का एरिया है, इसको क्या कहा दिया गया? चेदिसगढ़ कहा गया, राय बहादुर हीरालाल जी के अनुसार। आगे चल करके इसी का अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश क्यों होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। चेदिसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़। कब? कलचुरी शासनकाल में छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 और 18 गढ़, टोटल कितने हो गए? 36 गढ़। तो इस नाम से आगे चल करके इसका अपभ्रंश क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का। फिर छत्तीसगढ़ होने के कारण इसे हम छत्तीसगढ़ कह देंगे, या फिर चेदिसगढ़ ही आगे चल करके अपभ्रंश होकर के इसका नाम कालांतर में क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़ पड़ गया। तो इस प्रकार से आपने नामकरण को भी समझ लिया।
हम एक एक करके चीजों को समझते जा रहे हैं, बहुत ध्यान से और इत्मीनान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो कलचुरी शासन काल में हम लोगों ने देखा, कलचुरी शासन काल में, है ना, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ होने के कारण हम इसे छत्तीसगढ़ कहते हैं। उस समय कलचुरियों का जो शासन व्यवस्था चलता था, कहाँ से चलता था भाई? रतनपुर से। रतनपुर इनकी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। आजादी के पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश 14 रियासतों के छत्तीसगढ़ संभाग क्षेत्र में विभाजित था। मूल रूप से अगर हम कहें, जो सेंट्रल प्रोविंस का एक मुख्य रूप से भाग था, और आजादी प्राप्ति के बाद 1 जनवरी 1948 को प्रदेश की 14 देशी रियासतों का मध्य प्रांत के अंतर्गत विलीनीकरण कर दिया गया था। तत्पश्चात 1 नवंबर 1956 से नए मध्य प्रदेश राज्य की इकाई के रूप में अवस्थिति बनती है, और 44 वर्षों तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की प्रशासनिक भूभाग में शामिल रहा है। और इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000। तो इसी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के 16 दक्षिण पूर्वी जिलों को मिलाकर, दक्षिण पूर्वी जिले मैं बता रहा हूं ना, ये कहां का दक्षिण पूर्वी जिला है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का 16 दक्षिण पूर्वी जिले, कितने? 16 दक्षिण पूर्वी जिलों को मिलाकर के किसका निर्माण किया गया? छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। तो ये बात आप लोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये CGPSC MI के एग्जाम में 2014 में, प्रीलिम्स के 2019 में, और ADO के 2017 एग्जाम में इस प्रश्न को बार बार पूछा गया था कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में कितने जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण किया गया था। और ये बात विशेष करके ध्यान में रखना है, दक्षिण पूर्वी जिलों को, है ना। ये अपना मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में ये छत्तीसगढ़ अपना अगर हम देखें यहाँ पर, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट स्पेशली याद रखना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में साउथ ईस्ट मैंने पहले ही बताया, इस नाम से दक्षिण पूर्व आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के 16 दक्षिण पूर्वी जिलों को मिला करके मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ की जो अवस्थिति है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये कहलाता है छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह। राजकीय प्रतीक चिन्ह। अब छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसके विषय में ऑलरेडी क्वेश्चन किया गया था CGPSC प्रीलिम्स 2008 में कि छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह को स्वीकृति कब मिली थी। तो इसे छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा स्वीकार किया गया था 4 सितंबर 2001 को। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इसे स्वीकार किया गया था कब? 4 सितंबर सन 2001 को। चिन्ह की एक वृत्ताकार परिधि है, आपको नजर आ रहा है ये वृत्ताकार परिधि। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कर्सर को, ये आपको क्या दिख रहा है? वृत्ताकार एक परिधि नजर आ रहा होगा आपको। बाहरी वृत्त में आपको देखने को मिल रहा होगा ये हरे कलर का जो गढ़ का ये प्रतीक चिन्ह है। गढ़ मतलब ये छत्तीसगढ़, ये आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है। टोटल 36 है इसको अगर आप काउंट करेंगे तो, है ना। और किलो का हरा रंग राज्य की समृद्धि, वन संपदा और नैसर्गिक सुंदरता का प्रतिबिंब माना जाता है। वहीं बाहरी वृत्त के भीतर सुनहरे रंग की धान की बालियां आपको ये नजर आ रही हैं, सुनहरे रंग की धान की बालियां, जो परंपरागत कृषि पद्धति के साथ खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती है। और छत्तीसगढ़ को इसी नाम से धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अलावा ये आपको नीले कलर में कुछ नजर आ रहा होगा, इस प्रकार की जो साइन, इसको हम ऊर्जा साइन कहते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी का साइन इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो
इस चिन्ह में ऊर्जा क्षेत्र में सक्षमता एवं संभावनाओं को विद्युत संकेत के माध्यम से नीले रंग में इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर 3 कलर आपको तिरंगे का कलर दिख रहा होगा, है ना, 3 कलर दिख रहा होगा। ये 3 कलर क्या है? तो तिरंगे के 3 रंग छत्तीसगढ़ की राष्ट्र के प्रति एकजुटता तथा मध्य में राष्ट्रीय सारनाथ के 4 चिन्ह लाल रंग में और उसके नीचे सत्यमेव जयते राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा के प्रतीक को यहाँ पर दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भाई छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में राजकीय वृक्ष शामिल किया गया है, तो कहीं पर भी राजकीय वृक्ष शामिल नहीं किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए वहां पर, है ना। तो इस प्रकार से एक प्रश्न जो आपका डायरेक्ट किया जाता है, 4 सितंबर सन 2001 को राजकीय प्रतीक चिन्ह को स्वीकार किया गया। छत्तीसगढ़ मूल रूप से हरे रंग में है, मध्य में भारत का जो अशोक स्तंभ है ये लाल रंग में है, धान की बालियां सुनहरे कलर में, ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह नीले कलर में और नदियों को रेखांकित करती ये तिरंगे कलर में है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है, इसके विषय में आप लोग जान गए होंगे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में हम क्या मनाते हैं भाई? तो 1 नवंबर को हम छत्तीसगढ़ का राजकीय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, इसके बाद एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और आपको जो ध्यान में रखना चाहिए, छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है ना। छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा आप कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा। तो छत्तीसगढ़ के राज्य भाषा के विषय में हम बहुत विस्तार में बात करेंगे। अभी छोटा सा बात आप ध्यान में रखेंगे, छत्तीसगढ़ के राज्य भाषा के संदर्भ में ये जो है ना, छत्तीसगढ़ अपभ्रंश पूर्वी हिंदी से निकल कर क्या है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है हमारी, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा के संदर्भ में केवल अभी हम कुछ शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। 28 नवंबर 2007 को आप लोग ध्यान में रखेंगे, 28 नवंबर 2007। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, कहाँ? छत्तीसगढ़ असेंबली यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा के रूप में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। और इसी कारण से ये जो 28 नवंबर आपको दिख रहा है, 28 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब राजभाषा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी हम मानते हैं पहाड़ी मैना को। सब लोग जानते हो पहाड़ी मैना, है ना। इसका नाम क्या है भाई? पहाड़ी मैना। अब देखिए, पहाड़ी मैना बस में नाम में नहीं चलेगा काम, आपको इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखना पड़ेगा, ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलारिस। तो ये नाम आपको याद रखना है, ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलारिस। ठीक है। प्राणी शास्त्र में 4 प्रकार के इसका विवरण हमको देखने को मिलता है। एक तो नॉर्थ उत्तरी ग्रेकुला रेलिजियोसा, दक्षिण ग्रेकुला इंटरमेजिया और पूर्वी ग्रेटी पेनिनसुलारिस और अंडमान हिल ग्रेट अंडमान निकोबार के संदर्भ में हम लोग जानकारी मिलती है कि अंडमान हिल ग्रेटी अंडमोनेसिस। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के प्राणी शास्त्र में इस पक्षी के विषय में जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पहाड़ी मैना है, इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलारिस है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है अगर पूछा जाए संरक्षण, तो संरक्षण इसका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आप सबको पता है भाई, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा यानी 200 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ बस्तर में छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। यहाँ पर न केवल पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है अपितु यहाँ मगरमच्छों का भी संरक्षण किया जाता है, तितली पार्क भी है और भैंसा दरहा में मगरमच्छ का संरक्षण,
वहीं कैलाश गुफा इत्यादि, कुटुमसर की गुफा, ये सभी कहाँ पड़ता है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में पड़ता है। ठीक है, यहीं से अगर हम इसके पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो हमें छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात जिसका नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात, वो भी हमें यहीं पर मिल जाता है। तो वो कुल मिलाकर के पहाड़ी मैना का जो संरक्षण है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मूल रूप से किया जा रहा है। पंख इसके काले होते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, पंख काले होते हैं, है ना। चोंच इसके जनरली सफेद या चोंच जो है गुलाबी भी हो सकता है। छोर इसके सफेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये छोर सफेद दिख रहे हैं, लेकिन चोंच इसके क्या होते हैं? गुलाबी होते हैं। पीली कंठ होती हैं, पैर पीले होते हैं जनरली, और इसकी लंबाई अधिकतम 1 फीट तक हो सकती है। इसकी लंबाई जनरली 1 फीट तक हो सकती है ना, ये लंबाई है। पर्वतीय वन क्षेत्रों, पेड़ों और छत्रों में मुख्य रूप से ये बसते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में ऊंचे वृक्ष के कोटरों में अंडे देते हैं तथा मई जून में इन अंडों से बच्चे निकल जाते हैं। तस्करी के कारण इसका खतरा छत्तीसगढ़ में अभी तक बना हुआ है। अगर हम इस विषय में बात करें, इनका विचरण क्षेत्र कहें तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांगेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, ऊंचा के वन क्षेत्र में मूल रूप से ये पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के बस्तर संभाग आप मान के चल सकते हैं, बस्तर डिवीजन में मूल रूप से ये पाए जाते हैं। और ये जो पहाड़ी मैना है, मनुष्य की भांति बोलने और मनुष्य की आवाज और भाषा को सटीक रूप से नकल कर लेने वाली पक्षी मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने राजकीय पक्षी के विषय में भी जाना। चलिए अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है ना, राजकीय वृक्ष, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कहलाता है साल या सरई। इसे हम कहते हैं साल या सरई, साल या सरई का वृक्ष कहते हैं। सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है, सोरिया रोबस्टा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है ना। तो राजकीय वृक्ष के विषय में पूछा जाए तो साल या सरई है। मूल रूप से ये बस्तर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये क्या है? बस्तर है। तो इसी बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा गया है, साल वनों का द्वीप, साल वनों का द्वीप या साल वनों का टापू कहा जाता है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए, जो कि पूछा भी गया है 2014 में, 2017 में, 21 में, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है, साल या सरई। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है साल या सरई, तो मूल रूप से छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि ये लगभग 40.56% क्षेत्रों में इसका प्रतिशत है। इसका कुल वन क्षेत्रफल में हम देखें तो 24,244 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर आप साल वृक्ष देख पा रहे होंगे। साल वृक्ष में मूल रूप से ये आपका बस्तर वाला जो एरिया है, ये है ना, ये साल वृक्ष से ही संबंधित है। दूसरे क्रम में सर्वाधिक जो वृक्ष या वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो कौन से हैं? साल वृक्ष ही हैं। यहाँ पर उसके बाद आप सीधा सीधा नॉर्थ में चले जाइए। नॉर्थ में आपको पूरा इस सरगुजा संभाग और कुछ हद तक बिलासपुर संभाग में आपको नजर आएगा क्या? साल वन। तो सर्वाधिक कौन सा वन है भाई? सर्वाधिक जो है मिश्रित वन है छत्तीसगढ़ में, 43.52। ये पूरा मध्य छत्तीसगढ़ में आपको दिख रहा होगा और कुछ यहाँ पर नॉर्थ में है। तो सर्वाधिक क्या वन पाया जाता है? मिश्रित वन पाया जाता है। दूसरे क्रम पे सेकेंड नंबर में कौन सा वन पाया जाता है? साल वन। और तीसरे क्रम पे फिर सागौन वन। सागौन वन को हमेशा ये ईस्ट वेस्ट आप कहेंगे, है ना, वेस्ट। पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या है? पश्चिम क्षेत्र मुख्य रूप से आपको सागौन वन देखने को मिलेगा, मात्र 9.42% इसका है। तो क्रम के दृष्टिकोण से सर्वाधिक मिश्रित वन, फिर साल या सरई वन, उसके बाद फिर सागौन वन। ये क्रम आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो साल या सागौन वन है, साल वन है, खासकर सरई वन है ना, हमारा राजकीय वृक्ष, इसकी ऊंचाई 12 से 30 मीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 12 से 30 मीटर तक होती है ना। अच्छा, राज्य के वन क्षेत्र का 1/3 भाग
मैंने आपको बताया लगभग 40.58%, 40.58% क्षेत्रों में ये मूल रूप से पाया जाता है। साल वृक्षों को साल बोरर नामक बीमारी का खतरा होता है। तो इसको एक डिजीज, एक बीमारी भी हो सकती है। इस बीमारी को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, नो डाउट। तो इसको साल बोरर, साल बोरर, तो साल बोरर करके एक बीमारी का इसको खतरा सदा बना रहता है। मैंने आपको बताया कि भाई आप मूल रूप से ये बस्तर, गरियाबंद और कांकेर मैकल श्रेणी, धमतरी की उच्च भूमि, महासमुंद, राजनांदगांव दुर्ग उच्च भूमि, उदयपुर छुरी, उदयपुर की पहाड़ियां, जसपुर पाट, इन सभी क्षेत्रों में मूल रूप से हम लोग क्या देखते हैं, साल वन देखते हैं। और राज्य में सर्वोत्तम किस्म का साल कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछता है, तो आप कहेंगे केशकाल घाटी में, है ना। सर्वोत्तम किस्म, सर्वोत्तम किस्म का साल कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सर्वोत्तम किस्म आपको केशकाल घाटी में देखने को मिलेगा। केशकाल घाटी में सर्वोत्तम किस्म का जो साल वृक्ष है ये हमको प्राप्त होता है कुंडा गांव में, है ना। केशकाल घाटी कहाँ पड़ता है, कुंडा गांव, कुंडा गांव, कुंडा गांव जिला। तो केशकाल घाटी सर्वोत्तम किस्म की हमें यहाँ से साल वन मिल जाती है। साल वन कैसा वन है अगर पूछा जाए, तो साल वन एक प्रकार का पतझड़ वन है ना। पतझड़ के मौसम में पूरा पत्ता अपना झाड़ देती है, तो इस प्रकार से एक प्रकार का पतझड़ वन कहलाता है। बस्तर के कोमलनार एवं मगनार क्षेत्र में नेपाल की तराई के समान साल वृक्ष पाए जाते हैं और ये सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। तो कोमलनार और मगनार प्रमुख क्षेत्र है बस्तर में, जहां पर नेपाल की तराई के समान वृक्ष पाए जाते हैं, साल वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई काफी ऊंची होती है। तो इस प्रकार से आपने राजकीय वृक्ष के विषय में भी जाना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कहा जाता है वन भैंसे को। वन भैंसे का जो वैज्ञानिक नाम है बैबुलस बैबुलेस या बैबुलस एरनी। मूल रूप से हिंदी में नर और मादा जो वन भैंसा है इसको किस नाम से पुकारा जाता है। नर जो भैंसा है उसको अरना कहते हैं और मादा भैंस को मूल रूप से अरनी कहा जाता है। तो अरना और अरनी के नाम से इसको पुकारते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य, कुटरू वन क्षेत्र और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के वन भैंसों की नस्ल पूरे भारत में हम लोग देखते हैं सर्वाधिक शुद्ध मानी गई है। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने बांधवगढ़ से बस्तर तक के क्षेत्र में संस्कृत में अपने लेख कादंबरी में इनका वर्णन किया है और यमराज का वाहन इस भैंसे को साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया है। वहीं अमरकंटक से लेकर के दंडकारण्य तक वन भैंसों की पुष्टि के विषय में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कैप्टन जे फोर्सिथ और JW बेस्ट ने अपने लेखों में इसके विषय में बताया है। इन्हें शिकार और रिंडर पेस्ट नामक बीमारी, रिंडर पेस्ट याद रखिएगा, रिंडर पेस्ट बीमारी और शिकारी। अब शिकारी दो प्रकार से हैं, एक तो बाघ या शेर, ये भी शिकारी है, दूसरा मानव, ठीक है। तो इनका खतरा इनको सदा बना रहता है, एक तो शिकारी में बाघ या शेर का और दूसरा मानव का। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखना है। वन भैंसे शाकाहारी होते हैं और घास खाते हैं मुख्य रूप से, और ये मुख्य रूप से लगभग 900, ये औसतन मैं बता रहा हूँ ना, एवरेज है, एवरेज, तो एवरेज 900 किलोग्राम तक होते हैं। इनका जो सींग आप देख रहे हो, ये सींग 197.6 सेंटीमीटर के एवरेज में होता है। एवरेज इनका जो सींग है 197.6 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है अभी तक। वन भैंसे मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, घास फूस खाते हैं, दलदली एवं जलयुक्त जिनके किनारे लंबी घास हो, आदर्श प्राकृतिक आवास हो, यहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा ये नेपाल की तराई के घास वनों में, असम के ब्रह्मपुत्र के मैदान में और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में निवास करते हैं।
शरीर इनका काला होता है जैसा कि आपको दिख रहा है। जन्म के समय ये मुख्य रूप से पीले नजर आते हैं। घुटने और खुर के मध्य मटमैला सफेद इनका जनरली होता है। सींग दो तरह के होते हैं, एक में यह माथे के ऊपर की ओर अर्धवृत्ताकार होता है, दूसरे दोनों छोरों के मध्य अंतराल थोड़ा सा कम होता है। तो मुख्य रूप से हमें ये नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु। विशेषज्ञों ने इनको निश्चित कर स्थानांतरण की विधि, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की स्थिति पर गौर किया और इस विधि को प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने एटॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड और एसीपी की उचित मात्रा को ध्यान में रखते हुए डार्ट संधान का प्रयोग कर इनको स्थानांतरण की विधि के माध्यम से इनका संरक्षण किया जा रहा है। 8 नवंबर सन 2019 की तिथि भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। 8 नवंबर सन 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार ने डाक टिकट में है ना, वन भैंसे का जो है चित्र स्पष्ट किया है। वन भैंसे का डाक टिकट जो है जारी किया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु के विषय में हम लोगों ने जाना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी बहुत आईएमपी होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, वो ये कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा। छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा 14 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का लोकार्पण किया गया 14 नवंबर 2021 को। छत्तीसगढ़ आयोजनों में जो गमछा है, राजकीय गमछा, इसको अतिथियों को भेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ, जिसमें मूल रूप से हम देखते हैं टसर सिल्क एवं काटन बुनकरों तथा गोदना हस्तशिल्पियों के द्वारा इसे बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। गमछे पर छत्तीसगढ़ के राजकीय, यहाँ पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पर गमछे पर हम देखते हैं कि राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, मांदर, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध और गौर मुकुट एवं लोक नृत्य करते हुए कलाकारों के चित्र, गोदना शिल्प और चित्रकारी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। गमछे की डिजाइन में धान के कटोरे के रूप में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा धान का कटोरा है ना, धान के कटोरे के रूप में मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदर्शित करने के लिए धान की बाली तथा हल जोतते किसान को भी यहाँ पर बताया गया है। मूल रूप से हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारा है, यहाँ पर सारे चित्र दिख नहीं रहे हैं, है ना। सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला की छाप गमछे के बॉर्डर के रूप में अंकित किया गया है और टसर सिल्क गमछे में बुनकर द्वारा ताने में फिलेचर सिल्क यार्न और बाने में ढाबा टसर यार्न एवं घींचा यार्न का प्रयोग किया गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई देखें मूल रूप से तो लंबाई 84 इंच है और चौड़ाई जो है 24 इंच है, बात भी ध्यान में रखेंगे। काटन गमछे को राज्य के बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव के बुनकरों तथा हथकरघों के माध्यम से तैयार किया जा रहा है और गमछे में ताने में 2/40 काउंट का काटन यार्न, बाने में 20 पाउंड काटन यार्न का उपयोग किया जा रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप लोगों ने देखा 84 × 24 का है मूल रूप से। इसका मूल्य भी देख लेते हैं, 1534 रुपये है विद जीएसटी। सिल्क गमछे की बुनाई मजदूरी दर 120 रुपये है और इसमें कॉटन के संदर्भ में पूछा जाए तो कॉटन के संदर्भ में इसका जो कुल खर्च है 239 रुपये है ना, इसका बुनाई का खर्चा है प्रति नग। काटन गमछे का बुनाई मजदूरी अगर पूछा जाए मजदूरी, तो मजदूरी प्रति नग 60 रुपये दिया जा रहा है, 60 रुपये, ठीक। अच्छा 60 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये गमछा तैयार हो करके अगर बिकता है तो इससे मिलने वाला जो 95% इनकम है, जो मैंने बताया प्रॉफिट, ये भी किसको मिलेगा, इन्हीं को मिलेगा। काटन बुनकर, गोदना हल शिल्प से संबंधित जो लोग हैं मूल रूप से इन्हीं को प्राप्त होगा। तो याद रखेंगे 14 नवंबर 2021 को इसका लोकार्पण किया गया था सांस्कृतिक धरोहर को जारी रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। और छत्तीसगढ़ के शासकीय आयोजनों में जो अतिथि आएंगे उनको मूल रूप से ये राजकीय गमछा प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक वाक्य है
ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक वाक्य है, पहले क्या था? क्रेडिबल छत्तीसगढ़। पहले पूर्व में क्या था ये आप लोग देख लो, पूर्व में था क्रेडिबल छत्तीसगढ़। क्रेडिबल छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़, इसे हम लोग कहते थे विश्वसनीय छत्तीसगढ़, है ना, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ये पूर्ववर्ती सरकार इस प्रकार का जो है प्रतीक वाक्य छत्तीसगढ़ के लिए उपयोग में लाती थी। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया कब? 4 जुलाई 2001 को। तो ये प्रश्न भी कई बार बना है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 4 जुलाई 2001 को। वहीं हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नया प्रतीक वाक्य है, नया प्रतीक वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इसको कब स्वीकार किया गया? 5 जून 2019 को। किसने किया? तो सीएम छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा, है ना, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। तो ये प्रश्न भी आपको अब आसानी से बन जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य के संदर्भ में पूछा जाए तो पूर्व की जो सरकार थी उसने विश्वसनीय छत्तीसगढ़ रखा था, क्रेडिबल छत्तीसगढ़। हर्बल स्टेट छत्तीसगढ़ को 4 जुलाई 2001 में घोषित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ का नया प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, है ना। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में है मूल रूप से, जिसका अर्थ होता है नए छत्तीसगढ़ का हम निर्माण करेंगे। वी विल क्रिएट न्यू छत्तीसगढ़, हम नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 जून 2019 को यह नारा दिया था, जो कि छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक वाक्य के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत के संदर्भ में आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखेंगे। अभी तक इससे ज़्यादा प्रश्न पीएससी में नहीं पूछा गया है, लेकिन अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है यह है अरपा पैरी का धार, इसका बोल है ना। ये वाद्य यंत्रों के साथ हम देखें तो 6 मिनट और 36 सेकंड का समय लगता है। इसके मुख्य गायिका हैं ममता चंद्राकर जी। मानकीकरण के अकॉर्डिंग हम देखें छत्तीसगढ़ राजकीय गीत को काट फिट करके हम 1 मिनट 15 सेकंड में गायन करते हैं राजकीय गीत के रूप में। इसका मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है 1 मिनट 15 सेकंड का। इसको घोषणा कब किया गया? 3 नवंबर सन 2019 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में इसको गाए जाने की घोषणा 3 नवंबर सन 2019 को किया। अगर हम छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के विषय में बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है कुछ इस प्रकार से, एक बार हम लोग इसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, महु पाँव परौ तोर ए भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ में इस पहले खंड में, राजकीय गीत के खंड में हम 4 नदियों का उल्लेख पाते हैं, अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि राजकीय गीत में 4 नदियों का उल्लेख किया गया है। शोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने हैं तोर नैना, सोनहा धान के अंग लुगरा हरियर है रंग, तोरे बोली हावै सुघ्घर मैना, अंचरा तोरे डोलावै पुरवैया, महु पाँव परों तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पर्वत पहाड़ छत्तीसगढ़ की हरियाली को मूल रूप से बताया गया है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो तीसरे खंड से बनता है। रायगढ़ है सुघ्घर तोरे मोर मुकुट, सरगुजा और बिलासपुर के बइहा, रायपुर कन्या सही घाते सुग्गर फबे, दुर्ग बस्तर सोहै पैजनिया, नांदगांव नवा करधनिया, महु पाँव परों तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा खंड आपको दिख रहा है इसमें 7 जिलों का उल्लेख है। सरगुजा 1, रायगढ़ 1, सरगुजा 2, बिलासपुर 3, रायपुर 4, दुर्ग 5, बस्तर 6 और राजनांदगांव 7। इस प्रकार से 7 जिलों का उल्लेख यहाँ पर हमको मिलता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
घोषणा कब हुआ आपको जानकारी हो गया, 3 नवंबर सन 2019 को। इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ध्यान रहना चाहिए, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा स्वामी आत्मानंद के अनुज माने जाते हैं और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के दामाद हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। रचनाओं के संदर्भ में देखें, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, अपूर्वा। अपूर्वा एक प्रकार का छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह है भाई, और सुबह की तलाश ये उपन्यास है। ये मुख्य रचनाएं हैं जो कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। इन्हीं का उपनाम है कातिब रायपुरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कातिब रायपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, राजकीय गीत वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछ दिया जाएगा कातिब रायपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा को। अब इसे आप कनेक्ट करेंगे, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के लेखक हैं। अरपा पैरी के धार का स्टैंडर्डाइजेशन 1 मिनट 15 सेकंड किया गया है 3 नवंबर 2019 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसको घोषणा किया गया कि प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में इसका उद्घोष किया जाएगा। इस राजकीय गीत का मूल रूप से 4 नदी और 7 झीलों का उल्लेख है। ममता चंद्र राजकर इनकी गायिका मुख्य रूप से मानी जाती हैं और डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा को ही कातिब रायपुरी के नाम से जाना जाता है, जिनकी मुख्य रचनाएं छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, अपूर्वा जो कि छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह है, और सुबह की तलाश उपन्यास। इसके मुख्य रूप से इस बातों को आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ राजकीय गीत के संदर्भ में। मोस्ट IMB क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद हम ना छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति को देखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति कैसी है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति दिखाई देती है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सी हॉर्स लिखा हुआ है ना, सी हॉर्स। तो यहाँ पर आपको सी हॉर्स नजर आ रहा होगा। ये चित्र देखिए, सी हॉर्स। तो छत्तीसगढ़ का जो आकृति है, सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस के नाम से भी पुकारते हैं, हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स। देखो यहाँ पर लिखा है हिप्पोकैम्पस, या इसे ही हम सी हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है समुद्री घोड़ा के समान छत्तीसगढ़ का यह जो है आकृति नजर आता है, और ये जो सी हॉर्स है मूल रूप से इसकी आकृति छत्तीसगढ़ की जो हमारी आकृति है इसी के समान ली गई है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2015 में, 2010 में ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे छत्तीसगढ़ की आकृति सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस के अकॉर्डिंग दिखाई देती है। लास्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पर बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है और यहाँ से लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं, इस नाम से इस प्रश्न को जान लेना आवश्यक हो जाता है। स्थानीय अवकाश छत्तीसगढ़ में घोषित किया गया है। एक तो आप ध्यान में रखेंगे हरेली को, पहला अवकाश है हरेली। दूसरा अवकाश आप ध्यान में रखेंगे तीजा। तीजा को ही क्या कहा जाता है? हरतालिका कहा जाता है, हरतालिका। तो ये आपको ध्यान में रखने लायक है। पहला है हरेली, दूसरा है तीजा, तीसरा है कर्मा जयंती, कर्मा जयंती। और कर्मा जयंती के बाद चौथे क्रम पे आप ध्यान में रखेंगे छठ पूजा। क्या? छठ पूजा। छठ पूजा को छत्तीसगढ़ में अवकाश घोषित किया गया है। पांचवें क्रम में आप ध्यान में रखेंगे विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आता है ना, तो विश्व आदिवासी दिवस ये ध्यान में रखेंगे। विश्व आदिवासी दिवस ये पड़ता है 9 अगस्त को। और छठे और अंतिम क्रम में आप ध्यान में रखेंगे छेरछेरा पुन्नी, छेरछेरा पुन्नी, छेरछेरा पुन्नी। इसको शाकंभरी जयंती, इसी समय शाकंभरी जयंती पड़ता है ना छेरछेरा पुन्नी को, तो शाकंभरी जयंती, छेरछेरा पुन्नी। तो मूल रूप से हम देखें छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय अवकाश अभी घोषित किया गया है, देखो लगातार ये प्रश्न पूछा गया है ना। 2021 के प्रीलिम्स में तो कोर्ट में ये प्रश्न ऑप्शन में आया था कि भाई हरेली, तीजा, कर्मा जयंती, छठ पूजा, विश्व आदिवासी दिवस और छेरछेरा पुन्नी, इनमें से एक दो और त्योहार दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से
ऐसे त्यौहार हैं जिस पर स्थानीय अवकाश नहीं है। तो आप इन 6 त्योहारों को ध्यान में रखेंगे, हरेली, तीजा, कर्मा जयंती, छठ पूजा, विश्व आदिवासी दिवस और छेरा पूर्णि। क्लियर? तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर बात किया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं छत्तीसगढ़ का जो सामान्य परिचय 33 जिलों के अकॉर्डिंग कैसा होगा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ का स्थापना कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या इतिहास रहा है, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।